मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों एक तो मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है तो आपसे पहले ही क्षमा मांग ले रहा हूँ, लेकिन आपको बात मेरी पूरी समझ में आएगी। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इस वक्त देश के अंदर चल रहा है, और वो विषय ये चल रहा है कि नारी वंदन अधिनियम आ रहा है। और आप ये भी जानते हैं कि संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, और संसद के इस विशेष सत्र में अमित शाह गृह मंत्री के द्वारा ये भी कहा गया कि वो जाति जनगणना करवाएंगे। तो आखिर जाति जनगणना कराने का मकसद क्या हो सकता है? ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर देखा जाए तो वो सामान्य वर्ग जो अब तक राष्ट्रभक्ति और हिंदुत्व के नारे को लेकर के चल रहा था, उस सामान्य वर्ग को भी अब ये लोग जो है अपनी अलग पार्टी बनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि सामान्य वर्ग भी अपनी हिंदुत्व की राजनीति छोड़ करके वो भी पार्टी की राजनीति करे, वो भी पार्टी बंदी करे। क्योंकि ये देश को इस स्थिति में ले जा रहे हैं कि जहाँ पे देश के पास या सामान्य वर्ग के पास और विकल्प ही क्या बचता है। जब आप सामान्य वर्ग की कॉलर पकड़ करके उनको एकदम दीवार से सटाने जा रहे हैं तो सामान्य वर्ग क्या करेगा? मैं खुद सामान्य वर्ग से हूँ, जिंदगी भर हिंदुत्व की बात करी है, लेकिन आज इस तरह से जब स्थितियां बनेंगी तो हमारे पास विकल्प क्या रह जाता है? हम क्या करेंगे? तो दरअसल ये सारी जो बातें हैं ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि अब आप जानते हैं कि देश की जो संसद का विस्तार होने जा रहा है। यानी अभी आप जानते हैं कि जो अभी की संसद है उसमें करीब 540 या 543 सीटें हैं। अगली संसद जो बनेगी, ये नई संसद जो होगी, उसमें लगभग 850 से ज़्यादा सीटें होंगी, लगभग ऐसा कहा जा रहा है। तो अब पहले से देखिए आप, अगर तो SC ST जो कोटा लागू है संसद के अंदर, उसमें पहले से देखा जाए तो लगभग 140 ऐसी सीटें हैं। आज की संसद में ऐसी लगभग 140 सीटें हैं जिसमें कि सामान्य वर्ग जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, उसमें OBC भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। लेकिन अब क्या होने जा रहा है? अब कुछ अलग होने जा रहा है, कुछ नया होने जा रहा है, और इसकी ये खतरे की घंटी है जो सामान्य वर्ग के अंदर होनी चाहिए, उसको पता होनी चाहिए, लेकिन लोगों को पता नहीं है। क्या नहीं पता? देखिए, वैसे भी आप जानते हैं कि जो पंचायत चुनाव होते हैं देश के लगभग ऐसे 15-20 राज्य हैं जहां पर कि SC ST OBC को जो है वो रिजर्वेशन मिला हुआ है पंचायत चुनाव में। तो लगभग वहाँ भी 50% सीटें ऐसी होती हैं जहाँ पर कि सामान्य वर्ग के लोग चुनाव लड़ ही नहीं पाते। हर बार चुनाव में ऐसा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो OBC कोटा होता है, इसमें OBC मुसलमानों को कोटा मिल जाता है। जैसे ऐसे यूपी में तमाम वो गाँव हैं जहाँ पर कि जब OBC का कोटा आता है तो वहाँ पे मुसलमान जो है वो चुनाव लड़ता है, उसी को अधिकार मिलता है, वही चुनाव लड़ता है, और हिंदू को फिर वहाँ अधिकार ही नहीं मिलता चुनाव लड़ने का। तो इससे देश में तेज़ी से इस्लामीकरण फैलता है, तेज़ी से इस्लामीकरण होता है। लेकिन आप सोचिए कि 50% पंचायत चुनाव जब होते हैं कई राज्यों में, तो वहाँ पर जो है 50% सीटों पर सामान्य वर्ग को चुनाव लड़ने का मौका ही नहीं दिया जाता। वो इंतजार करता है 5 साल बाद, फिर पता नहीं आए कि ना आए। आप सोचिए कि सामान्य वर्ग जो है वो इस तरह से मतलब शोषित हो रहा है, इस तरह से प्रताड़ित हो रहा है कि उसको चुनाव लड़ने का मौलिक अधिकार भी उससे छीन लिया गया है। लेकिन इसके बाद भी चूंकि वो न्यू नॉर्मलाइज हो गया है, यानी ये सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई हैं, कोई बात नहीं, हमको नहीं मिलना, आगे हम आएंगे, इस बार OBC वाला आ जाएगा, अगली बार लड़ेंगे तो लड़ेंगे। इस तरह की स्थिति हो चुकी है। आप सोचिए, जरा ध्यान से सोचिए कि वो जो बार बार कहते हैं कि वो मेढक को पानी में डालकर उसको उबाला जा रहा है, वही स्थिति यहाँ पर नजर आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस तरह की स्थिति होती है ना, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है साफ साफ कि आप जब किसी एक वर्ग को लगातार उसको क्या कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, एक वर्ग को लगातार आप शोषण कर रहे हैं उसका, तो वो क्या करता है कि हिंदू धर्म के अंदर उससे अंदर एक इतना द्वेष पैदा होगा, इतना विघटन पैदा होगा हिंदू धर्म के अंदर इन सब चीज़ों से, कि फिर उसमें हिंदू धर्म में वो एकता रह ही नहीं जाएगी जो रहनी चाहिए। और यही सब इस देश के अंदर लगातार हो रहा है। अंग्रेजों ने जो किया वही कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ाया, और वही अब BJP भी आगे बढ़ा रही है। अब इसमें नया जो फॉर्मूला जोड़ा गया है वो क्या है? नारी वंदन अधिनियम। अब नारी वंदन अधिनियम में आप जानते हैं क्या है कि उसमें 33% जो सीटें हैं वो महिलाओं को आरक्षित हो जाएंगी। जैसे इसमें भी एक चीज़ समझने वाली है कि जैसे मान लीजिए SC ST की सीटें जो आरक्षित हैं, तो मान लीजिए कि अभी 140 सीटें आरक्षित हैं लगभग, तो हो सकता है कि भविष्य में लगभग 250 सीटें हों आरक्षित, एक अगर अनुमान लगाएं तो
तो उन 250 में से जो है 33% जो है वो SC/ST महिलाओं को भी देनी पड़ेगी, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब ये पूरे में लागू होगा, जब ये पूरे में 33% का आरक्षण लागू होगा संसद में, तो उस 33% आरक्षण में भी अगर देखा जाए, उसमें भी अब मांग क्या उठ रही है? मांग ये उठ रही है कि जो OBC जो पार्टियां हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है, जैसे RJD है, और भी कई पार्टियां जो जात पात की राजनीति में यकीन रखती हैं, OBC और ये सब करती रहती हैं, वो सभी पार्टियां भी मांग कर रही हैं कि महिला आरक्षण जो लागू हो रहा है, इस महिला आरक्षण में एक सब कोटा लागू किया जाए, जिसमें कि OBC का कोटा अलग हो और SC का कोटा अलग हो, और सामान्य मतलब सामान्य हो, सवर्ण छोड़ दो, सामान्य सबको लड़ सकता है चुनाव, आप जानते ही हैं। तो यानी कि वो ये मांग कर रहे हैं कि इस महिला वर्ग के कोटे में भी कोटा लागू कर दिया जाए। अब ऐसी स्थिति अगर बनती है तो उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा मित्रों कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो अब और ज़्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे संसद के अंदर। कैसे? समझिए, अभी प्रियंका भारती, कंचना यादव, ये लोग क्या मुद्दा उठा रहे हैं? ये लोग ये कह रहे हैं कि रानी बनाम मेहतरानी, यानी वो ये कह रहे हैं कि अगर जो है ये 33% कोटे में, महिलाओं के कोटे में अगर अंदर कोटा लागू नहीं किया गया, अगर OBC कोटा लागू नहीं हुआ अंदर, तो उसमें क्या होगा कि रानी बनाम मेहतरानी, यानी वो कह रहे हैं साहब कि सारी सवर्ण महिलाएं जो है आकर कब्जा कर लेंगी, सवर्ण कब्जा कर लेंगे और OBC महिलाओं को इसमें कोई कुछ मिलेगा नहीं। तो ऐसा कह करके रानी बनाम मेहतरानी का मुद्दा उठा करके ये बड़ी चतुराई से चाहते हैं कि जो OBC सीटें हैं वो लागू की जाएँ उसमें, महिला आरक्षण में। और आप देखिएगा, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसी संसद के अंदर अमित शाह ने क्या कहा कि हम जाति जनगणना कराने जा रहे हैं। भाई, तो जाति जनगणना का मकसद क्या है? जाति जनगणना का मकसद जो है वो क्या है? वो यही कहते हैं ना कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्या है वो, प्रशासन में या शासन में। तो ऐसी स्थिति जब होगी तो जाहिर सी बात है कि ये मांग उठेगी भाई कि महिला कोटे के अंदर भी जाति के हिसाब से आरक्षण कर दो या और जगह पर आरक्षण कर दो। क्योंकि जब सरकार हिंदुत्व के एजेंडे को छोड़कर जाति के एजेंडे पर चल रही है, जो जाति जनगणना करा रही है, तो कल को ये भी कह सकती है कि प्राइवेट में भी करो भाई, आरक्षण लागू करो। क्योंकि जाति का एजेंडा तो कहाँ तक जाएगा, कोई उसका भरोसा तो है नहीं। भाई, आप भी सोच रहे हो कि राहुल गांधी का हर एजेंडा हम छीन लेंगे, तो राहुल गांधी का एजेंडा तो ये भी है ना कि प्राइवेट में आरक्षण लागू होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के आप भी सोचिए कि ये जो OBC, ये जो महिला आरक्षण है, ये जो नागरिक बंधन, ये जो नारी बंधन अधिनियम है, ये नारी बंधन अधिनियम नहीं है। ये क्या कहते हैं जो है कि ये भी सामान्य वर्ग के गले में एक फांस बनेगा आगे जाकर के। और सबसे बड़ी बात यह है कि कौन सा नारी बंधन, अभी भी कितनी महिलाएं यहाँ मौजूद हैं हमारी संसद के अंदर, लेकिन रुचि तिवारी के साथ जो हुआ, तो रुचि तिवारी के साथ जो हुआ उस पर किसी सवर्ण महिला ने या किसी OBC महिला ने क्या आवाज़ उठाई? क्या उस पर किसी भी स्त्री ने, किसी भी पुरुष ने उस पर कुछ बोला? सारी पार्टियां जो हैं वो अपने जो टॉप लीडरशिप है उसके दबाव में आके काम करती हैं। और आप देख रहे हैं आज क्या हो रहा है साहब, कि वो देश में होता है साहब की प्रधानपति हैं, उसी तरह से पार्षद पति हैं, उसी तरह से आ जाएगा कि विधायक पति हैं, सांसद पति हैं, ये बन जाएगा और कुछ नहीं होगा इसके अलावा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे देश में जिस तरह से लगातार लव जिहाद के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, महिलाओं को, सबसे पहले महिलाओं को, पुरुषों को, सबको एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा हिंदू बनाने की आवश्यकता है। जब आप इस लक्ष्य को पूरा कर लीजिए तब आप उनको क्या कहते हैं कि तरह तरह से सशक्तिकरण कीजिए। आज जो सशक्तिकरण हो रहा है ना देश के अंदर, वो सिर्फ देश के इस्लामीकरण को आगे बढ़ा रहा है। ये कोई सशक्तिकरण नहीं है, ये एक पश्चिमीकरण है जो देश में और इस्लामीकरण आगे बढ़ाएगा। और अभी जो अगर देखें तो जो यूरोप के अंदर जिस तरह से मुसलमान तेज़ी से फैल रहे हैं, इस्लामीकरण हो रहा है यूरोप के अंदर, आप सोचो उस चीज़ को कि भारत के अंदर उससे अभी कम क्यों है? क्योंकि भारत की जनता कहीं ना कहीं अभी भी अपने मूल विचारों से जुड़ी हुई है, परंपराओं से। जब वो परंपराओं से जितनी कटेगी उतनी तेज़ी से उसका इस्लामीकरण होगा। कुल मिलाकर के ये है कि ये जो नारी शक्ति अधिनियम फधिनियम है, ये कुछ नहीं है, ये सामान्य वर्ग के लिए एक और बड़ी चुनौती बनने जा रहा है। और उसमें जाति जनगणना का तड़का, ये सब मिलाकर आप जब देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जिस तरह से आज पंचायत के चुनाव होते हैं बहुत राज्यों में, वहाँ पे 50% सीटों पर चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं सवर्ण को मिलता। उसी तरह से आगे जा करके यही होगा कि लगभग 240 सीटें तो SC/ST की चली गई, 850 सीटें करीबन शायद होंगी नई संसद में, तो 240 सीटें तो SC/ST की चली गई। अब अगर ये OBC वाला लागू हो गया तो आप समझ लीजिए कम से कम उसमें से 100 सीटें और निकल जाएंगी, तो लगभग 300+ सीटें ऐसी होंगी, लगभग 350 सीटें ऐसी होंगी संसद में जहाँ पर कि सवर्ण जो है वो चुनाव तक नहीं लड़ पाएगा। और इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? इसके लिए जिम्मेदार यही मोदी सरकार होगी।
जो ये नारी बंधन अधिनियम लेके आ रही है। भाई नारी के लिए अगर तुमको लगता है कि नारी बंधन इतनी आवश्यक है तो तुम अपनी पार्टी के अंदर करो ना नारी बंधन। पार्टी में क्यों नहीं कर रहे हैं अपने? पार्टी में तो नहीं कर रहे अपने। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए कि लगातार यूजीसी को लेकर के सामान्य वर्ग ने अपना इतना आक्रोश दिखाया, लेकिन इतना आक्रोश दिखाने के बाद भी मोदी आज ने क्या कहा संसद के अंदर कि मैं अति पिछड़ा हूं और इस संविधान ने मुझको प्रधानमंत्री बनाया है। असली बात ये नहीं है, असली बात ये है कि मैं अति पिछड़ा हूं और इसके बाद भी सामान्य वर्ग ने, जो बीजेपी का कोर वोटर है, उसने मुझे वोट दे करके मुझको जो है प्रधानमंत्री बनाया है। लेकिन ये नहीं बोला प्रधानमंत्री ने, उसने उल्टा बोला कि मैं अति पिछड़ा हूँ, संविधान बाबा साहब ने लिखा, वो कहते हैं, उन्होंने बना दिया मुझे, सामान्य वर्ग का कोई लेना देना नहीं है। सामान्य वर्ग तो हम तो आज भी यही कहते हैं कि इस इतनी घिनौनी, इतनी गंदी राजनीति करने वाला, जात की इतनी बात करने वाला नेता प्रधानमंत्री जो बना है, ये सच में सारी सीमाओं को तोड़ कर रख दिया इसने। अब क्या इसका समर्थन करें, क्या इसके पक्ष में बात करें, कुछ समझ में नहीं आता। बहरहाल मेरा आपसे निवेदन यह है मित्रों कि आप हमारे इस YouTube चैनल को लेकर के आप देखते हैं, तो चूँकि हम लोग यही सब काम करते हैं, समाज के जागरण का काम करते हैं, तो समाज के ऊपर निर्भर रहते हैं। ये हमारा बारकोड है, आप देख सकते हैं। आप इस बारकोड पे हमें मदद भी कर सकते हैं, हमें आर्थिक योगदान दे सकते हैं। हमने एक छोटी सी फीस रखी थी 100 रुपये की, चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं। अगर आप सक्षम हैं तो आप उससे ज़्यादा भी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इस वीडियो पे अपने विचार रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।